कौन? सर साइंस पढ़ने थे। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो दोस्तों की हाल है? क्या बात है, पढ़ने का मन कर गया? साइंस पढ़नी है? पर सॉरी, आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है। आज मैं तो सोच रहा था कुछ खेती बाड़ी के बारे में बता दूं तुम लोगों को। खेती बाड़ी सीखेंगे, चलो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, खेती बाड़ी सीखते हैं, ठीक है? खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी क्या होता है? एग्रीकल्चर, जिसे आप इंग्लिश में एग्रीकल्चर भी कहते हो, ओके। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम ये देखेंगे कि खेती बाड़ी में क्या होता है। फसल उगती है तो फसल को उगाते कैसे और उसे मैनेज कैसे करना पड़ता है, ओके। तो आज हम यही देखेंगे। तो अब हमें पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, या तो पौधों से आता है या जानवरों से आता है। लेकिन आज हम मेन देखेंगे कि पौधों से कैसे आता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अब क्रॉप होता क्या है भाई? क्रॉप किसे कहते हैं? तो क्रॉप वो चीज़ होती है जब हम एक ही तरह के पौधे बहुत लार्ज स्केल, बहुत लंबी जगह पे उगाते हैं ना, एक ही तरह के पौधे, वो हमारी क्रॉप होती है। जैसे व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड लाइक व्हीट राइस मेज इज कॉल्ड एज क्रॉप। मतलब कि जब हम एक टाइप के पौधे उगाते हैं बहुत लंबे एरिए में, ताकि जिससे हमें खाना मिल सके, खाना खाने के लिए मिल सके, वो हमारा क्या होता है? वही हमारा क्रॉप होता है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फसल भी कहते हैं, ओके। और इस क्रॉप को उगाता कौन है? कोई उगाता भी होगा, है ना? तो इस क्रॉप को उगाता है किसान, जिसे हम कहते हैं फार्मर, FARMERS, ठीक है? जैसे एग्जांपल देता हूँ क्रॉप के, क्या बाजरा हो गया, क्रॉप है। फसल ये तो एक काइंड के, ये तो है नहीं कि आप खेत में जाते हो और आपको दिखते है एक बाजरे का सिट्टा है, एक बाजरे का सिट्टा लगा रखा है, बस यही क्रॉप है भाई। बहुत सारा एक ही जैसा होता है, सारे बाजरे के सिट्टे एक जैसे होते हैं, बहुत सारे उगा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फसल, लार्ज स्केल में, ओके। फिर अब दो टाइप के होते हैं क्रॉप। वैसे देखी जाए तो तीन टाइप के भी होते हैं क्रॉप, ठीक है? पर हम मेनली दो टाइप पे ध्यान देंगे, ठीक है? कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी खरीफ क्रॉप। अब क्रॉप हमारी हो जाती है दो टाइप की। एक होती है हमारी खरीफ, KHARIF, और एक होती है हमारी रबी, ठीक है? खरीफ क्रॉप तो वो होती है जो हम बारिश के सीजन में उगाते हैं, खाते नहीं है, उगाते हैं। मतलब कि बारिश का सीजन कौन सा? जैसे जून टू सितंबर, जून जुलाई अगस्त, ये जो समय होता है ना, इस समय जो क्रॉप हम उगाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खरीफ। और रबी कौन सी होती है? रबी वो होती है जो हम सर्दियों के टाइम उगाते हैं। सर्दियों के टाइम, ये नहीं दिसंबर जनवरी में, स्टार्टिंग में, जैसे कौन सी? अक्टूबर नवंबर में जो उगाते हैं, ठीक है? वो होती है हमारी क्या? रबी क्रॉप, ठीक है? खरीफ रबी क्लियर है? क्लियर है। अब खरीफ का जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी उगती है भाई। तो खरीफ जैसे कि हो गए बाजरा। बाजरों को आप क्या करते हो? बाजरा आप जब बारिश आती है, जैसे जून जुलाई का टाइम होता है, उस टाइम आप उसे उगाते हो जितने में, ताकि वो सर्दी तक आराम से वो उग जाती है और आप हार्वेस्ट कर लेते हो, और बाजरे की रोटी आप सर्दियों में खाते हो। रबी में कौन सी आती है? रबी में आती है वीट यानी गेहूँ। वीट उगता है, ठीक है? अब रबी जैसे हम क्या करते हैं? अक्टूबर नवंबर के टाइम गेहूँ के बीज लगा देते हैं, गेहूँ उगाते हैं, ओके। और ये आराम से अप्रैल मार्च के टाइम ये अच्छे से उग जाती है। हम क्या करते हैं? काटते हैं और गेहूं की रोटी फिर हम गर्मियों के टाइम खाते हैं, ठीक है? तो खरीफ रबी समझ में आया। अब तीसरी जो होती है, जो मैंने बताया था कि तीसरी भी होती है, वो होती है जैद क्रॉप। मतलब कि एक टाइप से थर्ड क्रॉप होती है, ZAID जैद क्रॉप। ये एक तरीके से थर्ड क्रॉप है, ठीक है? ये कुछ नहीं है, जैसे हमने वाटरमेलन उगा दिया बीच में, अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो आपने वाटरमेलन उगा दिया, वो होती है हमारी जैद क्रॉप। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी ध्यान देना है सिर्फ खरीफ और रबी पे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, मैंने बता दिया क्रॉप क्या होता है, दो टाइप के क्रॉप होते हैं। अब हम देखते हैं क्रॉप उगती कैसे है। अब ये तो है नहीं कि आप जैसे खरीफ क्रॉप उगानी है आपको, तो बारिश के टाइम पे आप जाओगे, गेहूँ खेत के सामने बैठ जाओगे और कहोगे भाई उगा दे बाजरा उगा दे। और फिर जब आप वापस जब अक्टूबर नवंबर के टाइम जाओगे तो देखोगे अरे वाह बाजरा उग गया। नहीं भाई नहीं, खून पसीना एक कर देते हैं फार्मर्स लोग। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे कैसे उगती है क्रॉप प्रोडक्शन, क्या होता है, ठीक है? तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत चीज़ें
इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ये तो है ना कि बंजर ज़मीन पड़ी है 100 साल की, उसी में ही जाके बस बीज बो दिया ले उग गई, नहीं भाई नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला आता हमारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, मतलब कि हम सॉइल को पलट देते हैं एक तरीके से, हम उसमें पानी पानी ये सब डालते हैं, ठीक है। तो जब हम बीज डालते हैं ना, उससे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। बीज डालने से पहले सॉइल को हमें प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। सॉइल को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्लो से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा प्लो क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, ठीक है। प्लो लेवलिंग मतलब कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। मतलब कि जब हम मिट्टी को लूज़ बना देते हैं। लूज़ क्यों बनाते हैं, लूज़ बनाने के बहुत से कारण हैं, ताकि जब हम बीज उगाएंगे तो उनमें अच्छे से सनलाइट आ सके, ओके, आराम से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज हो सके, ठीक है। मिट्टी में थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो सीड्स को जर्मिनेट होने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए हमें बहुत सारे कारण हैं कि हम सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले ट्रेडिशनल मेथड अपनाते थे, जैसा आपको दिख रहा है इस फोटो में कि एक इंसान गाय को बांध रहा है, उधर से नीचे वो इसने यहाँ पे अंदर की तरफ ये गार्ड रखा है, ये हमारा प्लो है, ठीक है। अंदर की तरफ इसे गार्ड रखा है और फिर ये आगे चलता जाएगा, ये गाय आगे चलती जाएगी और खेत हमारा प्लो होता जाए, मतलब कि जोतता जाएगा। अगर आप गांव से तो आपको पता होगा जोतना, किसको, ज़मीन को जोतना, खेत को जोतना, ठीक है, वो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लेकिन अब हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, इसमें हमारी बहुत मेहनत लगती थी, बैल की भी बहुत, ये सॉरी गाय नहीं है बैल है, बैल की भी बहुत मेहनत लगती थी, ठीक है। पर अब क्या है, ट्रैक्टर लगाओ और ये जो कल्टीवेटर जो होता है हमारा, इसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, जो आपने देखे होंगे, ओके, ये अंदर डाल देते हैं। अब देखो इसमें तो सिर्फ हमारी एक लाइन एक साथ हो रही थी, इसमें देखो 4-4 लाइनें एक साथ हमारी हो रही हैं, 4-4 लाइनों की प्रिपरेशन हो रही है, ओके। तो ये होता है हमारा कल्टीवेटर, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता जाएगा अपने आप होता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हमने सॉइल को तैयार कर लिया, अब क्या करेंगे, अब हम बीज उगाएंगे, ठीक है। तो बीज उगाने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम बीज इससे उगाते हैं, इसे हम कहते हैं सीड ड्रिल्स। बीज क्यों उगाते हैं भाई, ये तो पता ही होगा ना। देखो बीज उगाना क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सोइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग SOWING, बीज उगाने को हम क्या कहते हैं, सोइंग, ठीक है, SOWING। जब हम सीड्स को अंदर ज़मीन में डालते हैं वो हमारे क्या होता है, सोइंग होता है, ठीक है। अब सोइंग भी यूं ही, पहले तो क्या करते थे, सिंपल हाथ से गिर देते थे, ओके। लेकिन अब क्या होता है, अब जैसे अभी मैंने आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिखाया, तो उसी हिसाब से ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, इसे हम कहते हैं सीड ड्रिल्स, इसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था, जैसे वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो रही थी बैल की मदद से, वैसे ही सीड्स भी जाते थे। लेकिन अब सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, इसमें मेहनत कम लगती है, ठीक है। तो ये जो पाइप है, यहाँ से हमारे बीज जाते रहते हैं, इस पाइप से हमारे बीज ज़मीन में जाते रहते हैं और ये आगे चलता रहता है, आगे आगे बीज उगते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोइंग। लेकिन अब बीज यूं ही नहीं उगाने, बीज के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। वो क्या क्या है भाई, चलो सीखते हैं क्या है, ठीक है। तो द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सोइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। मतलब कि उन्हें ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे अंदर तक गाड़ दो उन्हें, भाई उन्हें सनलाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि ऊपर ही पटक दो बस, गाड़ा ही नहीं उन्हें, भाई उन्हें अंदर डालना है, लेकिन ज़्यादा भी अंदर नहीं डालना, ठीक है। तो उन्हें राइट डेप्थ, मतलब कि उन्हें सही हाइट, एक तरीके से हाइट देखी जाएगी, डेप्थ, ओके, सही डेप्थ में हमें उसे बोना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो हमारे जो बीज होने चाहिए ना, उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि पहला बीज आपने यहाँ उगाया, दूसरा बीज आपने यहाँ उगा दिया, ठीक है। इनके बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि आराम से इन्हें सनलाइट मिल सके, एक एक बीज को अलग अलग अपनी अपनी सनलाइट, ठीक है। फिर तीसरा आता है कि जो हमारे बीज जो होंगे ना, ये हमें गिल्ली मिट्टी पे नहीं उगाने चाहिए, बल्कि गिल्ली मिट्टी पे उगानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा गिल्ली नहीं होनी चाहिए कि पूरे ही पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो देखो हमें पानी पानी दिख रहा है इस इमेज में, तो पर इस इमेज का मैं बताऊँगा भाई क्या क्या है इस इमेज में, ऐसा कि हमें पानी पानी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में भी नहीं उगाने चाहिए और बिल्कुल सूखी मिट्टी में भी नहीं, ओके, लगभग एक्सट्रीम मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसी मिट्टी पर हमें इसे उगाना चाहिए। अब ये क्या है, ऊपर से इसमें तो ये सीड ड्रिल का भी यूज़ नहीं कर रहा और ये तो बीज भी नहीं लग रहे इसके हाथ में, इसके हाथ में तो भाई कुछ हो रही है, इसके हाथ में क्या है ऐसे,
ओहो, ये तो कुछ घास घास है, पौधे पौधे से छोटे छोटे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसप्लेनेशन, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, या फिर आप ट्रांसप्लांटिंग भी कहते हो। ट्रांसप्लांटेशन होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें हाथ से उगाते हैं। देख, ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाई हैंड, मतलब कि हाथ से हम उगाते हैं, ठीक है। और ये हमारे बीज नहीं है, ये हमारे एक टाइप से पौधे ही होते हैं। और मेनली आपको ये चावल के खेत मिलेंगे, ठीक है। अब पौधे यूं ही तो खड़े नहीं हो जाएंगे ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा मिट्टी को ज़्यादा गीला करना पड़ता है ताकि पौधे आराम से खड़े हो सके, ठीक है। इनके लिए बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके लिए सिंपल यही उगाना पड़ता है और फिर यही उगते जाते हैं। और अभी ये राइस क्रॉपिंग चल रही है, ठीक है। राइस के लिए बीज उगा रहे हैं, ठीक है, राइस चावल। ओके, ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास आता है, हमने बीज उगा दिया, प्रिपरेशन सोल्व कर ली थी, उसके बाद हमने बीज उगा दिया। अब बीज यूँ ही थोड़ा ना उग जाएंगे, उन्हें कुछ खाना दाना भी पिलाना चाहिए, खाना दाना। ओके, तो अब हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब हमें उन्हें मैन्योर भी देना चाहिए, फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए। मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। सो मैन्योर, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता क्या है, ठीक है। तो मैन्योर तो हमारा एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन इनसे क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र से क्या होता है पहले ये बताता हूँ। ये हमें हेल्प करते हैं ताकि प्लांट अच्छे से जल्दी ग्रो हो पाए, ठीक है। आपने देखा होगा खाद गिरते हैं, ओके, पौधों में खाद गिरते हैं या फिर दवाई छिड़कते हैं, ओके। तो दवाई छिड़कना एक अलग चीज़ है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है वो, ठीक है। लेकिन जो खाद गिरते हैं वही होता है हमारे मैन्योर फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब दो शब्द क्यों यूज कर रहे हो, अगर खाद ही गिरती है तो एक, मतलब कि हिंदी में एक चीज़ खाद गिर रही है, लेकिन इंग्लिश में मैन्योर और फर्टिलाइज़र दो दो क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ दो दो क्यों है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर तो हमारा होता है ऑर्गेनिक, मतलब कि एक तो हम जैसे काऊ डंग हो गया, काऊ डंग से हम मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, वो तो होता है हमारा मैन्योर। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर हमारा केमिकल्स इन सब से जो मिलके बनता है वो होता है हमारा फर्टिलाइजर्स, ओके। और इनमें फ़र्क भी बहुत होता है, ठीक है। मैन्योर हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर हमारा एक केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस है, ठीक है। अब इन ये हेल्प क्या करते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं प्लांट्स को जल्दी ग्रो होने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही मैन्योर, अब मैन्योर, अब क्या होता है, मैन्योर जो होता है वो हम सस्ता होता है एक तरीके से। अगर आप बाहर से खरीद के लाओगे तो भी आपको सस्ता मिलेगा और आप उसे घर पे बना सकते हो सिंपली, ठीक है। खेतों में बना सकते हो, घर पे बना सकते हो। लेकिन फर्टिलाइज़र को आप घर पे ना बना सकते, ये भाई फैक्ट्री में मिलेगा आपको, फैक्ट्री पे बनता है, आपको वैसे दुकानों पे मिलेगा, ठीक है। और फर्टिलाइज़र हमारा महंगा भी होता है। अब ये महंगा और सस्ता क्यों होता है, मैन्योर से है ना, मतलब कि प्लांट इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो पाता जितनी जल्दी फर्टिलाइज़र से ग्रो होता है। अगर आपने किसी पौधे में फर्टिलाइज़र डाला है तो वो जल्दी ग्रो होगा, लेकिन मैन्योर डाला है तो वो धीरे ग्रो होगा। तो भाई फर्टिलाइज़र अच्छी चीज़ है, जल्दी ग्रो होता है, नहीं भाई नहीं, मत सोच लेना, ये मैन्योर ज़्यादा सही है। क्यों, फर्टिलाइज़र्स में भाई एक गुण है लेकिन बहुत सारे अवगुण भी है। कैसे, हम मैन्योर जो होता है ना वो हमारा एक ऑर्गेनिक खाद है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो होता है केमिकल से बना हुआ है, सॉइल पोल्यूशन होता है इससे। एक तरीके से देखा जाए सॉइल पोल्यूशन होता है जब हम इरिगेशन करते हैं, मतलब कि पानी देते हैं तो केमिकल जो होता है वो पानी के साथ जाता है, तो वाटर पोल्यूशन होता है, ओके। और जो मैन्योर जो होता है वो हमारा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, ह्यूमस आपको पता होगा, ओके, ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र ह्यूमस भी प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है। तो और ये जो मैन्योर जो होता है ये हमारी सॉइल वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब कि सॉइल जो है वो हमारे वाटर को ज़्यादा होल्ड कर सके, ठीक है, ये कैपेसिटी बढ़ाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र इस चीज़ में तो कोई हाथ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके देखा जाए ना तो मैन्योर हमारा ज़्यादा सही है। इसलिए भाई फर्टिलाइज़र मत डालना कभी खेत में, मैन्योर ही डालना, ओके। और मैन्योर हमारा घर पे खेतों में भी बन सकता है, लेकिन फर्टिलाइज़र हमारा फैक्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है। तो आई होप मैन्योर और फर्टिलाइज़र में तो अब कोई डाउट है नहीं, ओके। ये पता लग गया ना कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम डालते क्यों हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन हमारा होता है सिंचाई, जिसे आप हिंदी में सिंचाई बोलते हो। सिंचाई मतलब कि पानी डालना। अब ये तो अब आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे भी कोई प्लांट होगा तो आप उसमें पानी डालते हो, बिना पानी डाले तो वो उग नहीं जाता। पानी डालना तो भाई बहुत ज़रूरी है, आपको भी पानी पीना ज़रूरी है, प्लांट्स को भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इरीगेशन। इरीगेशन, अब मेरे को तो नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इरीगेशन नेसेसरी क्यों है, आपको पता होगा यार भाई, 8th क्लास में हो गए आप लोग, पता है ना, बिल्कुल पता है, ठीक है। तो अब इरीगेशन का भी कई टाइप्स हैं, बल्कि टाइप्स नहीं, इरिगेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि आपके सामने है, ये हमारे पहले ट्रेडिशनल मेथड है, ढेकली, मोट, चैन पंप, राहत, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे। मतलब कि ढेकली में हम क्या करते थे, हम पत्थर से बांध देते थे, कुएं में से पानी निकालते थे। अब इंसान को तो भाई बहुत दम चाहिए यार, है ना, तो हम पत्थर से बांध देते, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पत्थर से बांध दिया ताकि बाल्टी आराम से ऊपर आ सके पानी की। फिर हम खेत में डाल देते थे। ये मोट और रात में आपको दिख रहा है कि ये बैल हमारा घुमा रहा है ऊपर से उधर से। यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे एक तरीके से आपको झोट टाइप का दिखेगा, और ये बाल्टियाँ भरती जाती हैं और खेत में जाती रहती हैं। ऐसे ही चैन पंप होता है, यहाँ पर हमारा कुआं है, यहाँ से बाल्टी जाती है नीचे भर के आती है, फिर इधर से खेत में चली जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अब हमारे आगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमारा आ जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। ये जो है ये हमारा है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप, और ये जो है ये हमारा है स्प्रिंकलर। ठीक है, तो इनमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन हमारे ज़्यादा अच्छे हैं। किन से? ट्रेडिशनल मेथड से। क्यों? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में ना हमारा वाटर जो होता है वो वेस्ट नहीं होता है। इन दोनों में हमारा वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। देखो इन दोनों में हमारे क्या बूंद बूंद टाइप से आता है, जैसे आप स्प्रिंकलर में देख रहे हो, इसमें बूंद टाइप से नहीं है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं गिरता, ये बहुत लिटिल अमाउंट। और ड्रिप इरिगेशन में तो आपको दिख रहा है बिल्कुल बूंद बूंद से होके आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें क्या था, हम बाल्टी भरते और पूरी की पूरी बाल्टी घेर देते थे। ठीक है, तो इसमें हमारा पानी वेस्ट होता था। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। आपको है ना वैसे वो मोट और पुली, ये जब तो मोट और राहत, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा नाम याद कर लो, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जरूरी है। ओके, उसके बाद अब हमने पानी घेर दिया। देखो अब हमने स्टार्टिंग से एक बार कनेक्ट करते चलते हैं हमने क्या क्या करा। भाई आप खेती बाड़ी सिखा रहा हूँ आपको, कनेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सोइल को तैयार करा, फिर क्या करा, बीज बोए उसके अंदर, फिर क्या करा हमने, मैन्योर डाला, मैन्योर फर्टिलाइजर नहीं बोलूँगा भाई, मैं तो मैन्योर ही बोलूँगा। फिर हमने मैन्योर डाला क्योंकि आप मैंने अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ, फिर हमने मैन्योर डाला, उसके बाद हमने अब पानी घेर दिया। अब हम क्या करेंगे, पांचवा स्टेप अब हमारा क्या होगा, पांचवा स्टेप होगा हमारा रिमूविंग द वीड्स। वीड्स क्या होता है, ये अगला पेज आ गया, मैं पीछे पेज पे चलता हूँ। ठीक है, रिमूविंग द वीड्स क्या होता है, मैं आपको ये सिखाता हूँ। वीड्स होते हैं क्या, आपने देखे होंगे खेत में हमारे कुछ तो ऐसे होते हैं अननेसेसरी पौधे उगे रहते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो कुछ भी घास फूस उगे रहते हैं, जैसे आपको पता हो कांग्रेस घास, आपने नाम तो सुना ही होगा, जैसे अननेसेसरी है। ठीक है, तो अननेसेसरी जो चीज़ें उगे रहती हैं हमारे पौधे ये सब, तो ये होते हैं हमारे वीड्स। ठीक है, और ये अच्छे नहीं होते खेत में। क्यों? क्योंकि ये है ना हमारे जो हमने उगा रखा है उसके न्यूट्रिएंट्स लेके ये खुद उग जाते हैं और हमारी खेतियों की रह जाती है। भाई फार्मर को क्या होता है, नुकसान होता है इससे। ठीक है, तो वीड्स हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वीड्स स्पेलिंग लिख देता हूँ, वीड्स। ठीक है, वीड्स हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वीड्स को आप कई तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। एक तो आप भाई मतलब कि सिंपल जाओ खेत में और हाथों से खींच लो उन्हें, पौधे ही तो हैं वो। अभी मत कहना भाई पौधे क्यों वेस्ट निकाल रहे हैं, भाई जीने दो भाई, तुम्हारी नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए एक तो हम सीधा हाथों से खींच ले। एक आपने देखा होगा खुरपी नाम सुना होगा, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्राउल, इंग्लिश में हम उसे ट्राउल कहते हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा खुरपी, तो एक हम उससे निकाल लें। और एक हमारी जैसे फर्टिलाइजर्स ये सब होते हैं, वैसे हमारी एक दवाई आती है जो आपने सुना होगा कि भाई खेतों में दवाई दे रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि वीडिसाइड्स देते हैं, वो उस दवाई को कहते हैं हम वीडिसाइड्स। ठीक है, वो क्यों देते हैं, जब वो दवाई देते हैं ना हम, तो वो जो वीड्स जो होते हैं हमारे जो पौधे होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इसलिए हम क्या देते हैं, वीडिसाइड्स देते हैं। वो हमारे वो कहते हैं ना कि दवाई दे रहे हैं, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इतना सब कुछ करा हमने, इतने में तो हमारे 3-4 महीने निकल जाते हैं, हमारी क्रॉप अच्छी बड़ी बड़ी उग जाती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्रॉप को यूं तो रखेंगे नहीं, या फिर ये तो है नहीं कि आप खेत में जाओगे थोड़ा सा बाजरा तोड़ोगे हाथ में लोगे और खा लोगे। हार्वेस्टिंग, आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। उस हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, HARVESTING से हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो अब हार्वेस्टिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें काट लेते हैं और फिर हम स्टोर करना है तो स्टोर कर लेते हैं। हमें अगर हमारा थोड़ा ही प्रोडक्शन हुआ है तो हम उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग हमारे इन 2 तरीक़ों से होते हैं। पहले तो अब ये तो अब भी यूज होता है, वैसे सिक्कल तो अब भी हमारे यूज होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं। इसे अगर गांव की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे हम कहते हैं दांतरी। ठीक है, दांतरी। ओके, क्योंकि इसके ना यहाँ पर दांत से लगे रहते हैं आगे की तरफ, जिससे ये
काटने में ज़्यादा हेल्प करता है। इसे हम कहते हैं सिक्कड़, SICKELE, ठीक है, सिक्कड़। लेकिन अब इसमें अब अगर किसी का बड़ा चौड़ा सारा खेत है, वो इसे थोड़ा ना काटता रहेगा, बेचारे का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो यूज़ करता है थ्रेसर। ये भी हमारे एक तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड ही है। ये वो यूज़ करता है किसे, थ्रेसर को। अब ये मशीन है, ऊपर चलती जाएगी, काटती जाएगी, काटती जाएगी, चलती जाएगी, काटती जाएगी, ठीक है। तो इससे टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ठीक है, और इंसान की एनर्जी भी कम वेस्ट होती है। तो ये होता है हमारा थ्रेसर, कंबाइन थ्रेसर, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, THRESHER, ये होती है हमारा थ्रेसर, कंबाइन थ्रेसर, ठीक है। तो अब हमने काट भी लिया, अब हम क्या करेंगे, काट के नाचेंगे। हाँ नाचेंगे, अरे भाई सच में नाचेंगे। बैसाखी का याद रखना, बैसाखी मेनली कहाँ पे होता है, पंजाब के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फेस्टिवल होता है, जब वो काटते हैं तो वो उनका ये फेस्टिवल होता है बैसाखी, ठीक है। वैसे अगर आप पंजाब से हो तो आपको पता होगा, ये हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। अब नाच भी लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं। अगर ज़्यादा आपके पास प्रोडक्शन हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हम स्टोर करते हैं। अब स्टोर जनरली अगर किसी के पास छोटा खेत है तो उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है। किसी को छोटा खेत है तो उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी। तो वो क्या करेगा, वो बोरियों में आराम से बोरियों के अंदर ही स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर किसी का बड़े बड़े खेत हैं तो वो क्या, वो कितनी बोरी खरीदेगा, तो वो पता है क्या करता है, वो हमारे इन्हें खरीद लेते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रेन साइलस या फिर ग्रेन सिलोस। मैंने इनकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, ग्रेन सिलोस, ठीक है। तो वो इन्हें खरीद लेता है। इनमें आपको जो इनका प्रोडक्शन होता है वो इनमें ये स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये स्टोर करते हैं, उसके बाद ये बेच देते हैं, जो खुद के लिए चाहिए वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है स्टोरेज में, ठीक है। या तो हम गनी बैग्स में रखते हैं, गनी बैग्स मतलब कि जो बोरियां होते हैं उनमें रखते हैं। लेकिन वो बोरियों में कौन रखते हैं, जिनका छोटा खेत होता है। लेकिन जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं वो किस में रखते हैं, ग्रेन सिलोस को यूज़ करते हैं, ग्रेन सिलोस फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, ओके। तो अब हमारी पूरी खेती मैंने आपको सिखा दी, मैंने आपको ये भी बता दिया। देखो अब मैं एक बार दोबारा से शुरुआत से कनेक्ट करते हुए चलता हूँ, ठीक है। क्रॉप क्या होती है, एक टाइप के जब हम पौधे उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, पहले हम प्रिपेयर करते हैं सोइल को, फिर बीज बोते हैं, उसके बाद मैन्योर गिरते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, उसके बाद हम जो वो अनवांटेड पौधे होते हैं वीड्स उन्हें मिटाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं, और सब आखिर में हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। लो हो गई आपकी खेती बाड़ी। सुनने में आसान लग रहा है, हो गई भाई, बहुत मेहनत लगती है खेती बाड़ी में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खेती बाड़ी। लेकिन अब हमें पता है कि हम फूड्स किससे मिलता है, हमें एक प्लांट से मिलता है कि एनिमल से मिलता है। प्लांट्स का तो पता लग गया कैसे मिलता है। थोड़ा सा एनिमल्स पे भी हल्की सी नज़र मार लेते हैं, आपकी बुक में इसलिए थोड़ा सा हल्की सी एनिमल्स पे भी नज़र मार लेते हैं। फूड हमें एनिमल से मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, द फूड प्रोवाइडेड बाई एनिमल कंसिस्ट ऑफ मिल्क, एग एंड मीट, चिकन, ये सब, ओके। तो हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, ये सब हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। मिल्क अब कोई गेहूँ का जो होता है उसमें तो नहीं मिलते आपको, गाय देती है। गाय क्या एक एनिमल ही है, हम मत कहना गाय बर्ड है, एनिमल है भाई, ठीक है। हाँ अब गाय तो हमारी एनिमल है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई है, हमारे पास आया फूड्स फ्रॉम एनिमल, ठीक है। तो ये हमारे फूड फ्रॉम एनिमल्स होते हैं। अब आपके बुक में एक कॉन्सेप्ट दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, ये मतलब नहीं है कि एनिमल को हस्बैंड बना लो, नहीं भाई, अरे गलत सोच रहे हो यार। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि जब आप ये भी हमारे एक एग्रीकल्चर में ही आता है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी। और आपको पता है इंडिया में सबसे मतलब कि इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन क्या है, खेती बाड़ी ही है, ठीक है। तो जब हम किसी भी पालतू पशु को खिलाते पिलाते हैं, उसे घर देते हैं, उसकी सेहत का ध्यान रखते हैं, ओके, और उसके बदले में जो वो हमें देता है उससे तो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस जो आई है ना हमारी, खिलाते पिलाते हैं, उसकी सेहत का ध्यान रखते हैं, इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल, प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स, ओके, प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर एनिमल डिजीज, ओके, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये सब हमारे किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। जैसे आपको फिश है, फिश हमारे क्या आता है, फिश हमें फूड देती है, कैसे देती है, अरे फिश को तो हम डायरेक्ट यूँ ही निकालते हैं, पकाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो बस इसके साथ आपका खेती बाड़ी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है अब तो आप भाई उगा लोगे, सब कुछ उगा लोगे, सारी खेती बाड़ी कर लोगे, ठीक है ना। तो अब हम कल मिलते हैं। अरे बच्चों को क्या सिखा रहा है, पढ़ा ले आराम से, खेती बाड़ी क्या है, अरे रुको। अब भाई अब तो कह दिया कि खेती बाड़ी, ठीक है। तो चलो अब तो मैंने आपको खेती बाड़ी सिखा दी। अगले
अगली बार जब आप आओगे ना तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब की बार तो खेती बाड़ी ही ध्यान रखो। बाय यार।